हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंपोजिट सेक्शंस के बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो कंपोजिट बीम का मतलब क्या होता है या कंपोजिट सेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हमारे दो अलग अलग मटेरियल को हम यूज़ करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक कंपोजिट सेक्शन बनता है। इसमें हमारे दो अलग अलग मटेरियल स्टील और ब्रास हो सकता है, स्टील और एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम और ब्रास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमारा एक मटेरियल क्या है, ये स्टील का है और उसके अंदर हम एक ब्रास मटेरियल डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो सेक्शन बनते हैं ये क्या बनते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट सेक्शन ओके दो तरह के होते हैं। कंपोजिट सेक्शन को ब्रॉडली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिजिडली जॉइंटेड। फर्स्ट हमारा होता है रिजिडली जॉइंटेड और रिजिडली कनेक्टेड। रिजिडली कनेक्टेड। रिजिडली कनेक्टेड का अर्थ होता है कि इनके बीच में ये जो जॉइंट है ये क्या है? बहुत ही रिजिडली कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे ये अलग अलग स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगी। इनमें जो इलोंगेशन होगा या डिफॉर्मेशन होगा या डिस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो दोनों में, इस मेंबर में और इस मेंबर में क्या होगा? बराबर होगा। ओके, तो इसलिए हमारा रिजिडली कनेक्टेड का सेक्शन। दूसरा हमारा होता है सिंपली प्लेस्ड वन ओवर अदर। क्या होता है? सिंपली प्लेस्ड वन ओवर अदर। इसका अर्थ है कि जैसे हमारी एक एलिमेंट ये है और उसका दूसरा एलिमेंट हमारा ये है। ये फर्स्ट है जिसका मटेरियल हम देख लेते हैं, हमारा क्या है? मटेरियल ब्रास है। और दूसरा हमारा जो है वो क्या है? स्टील है। ओके, इन दोनों को सिंपली यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर पुट कर दिया है और फिर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इस बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या होगा? ब्रास। ये क्रॉस सेक्शन है तो ये इसका प्लान व्यू है। ये स्टील है और यहाँ पे जब लोड लगाएंगे तो ये दोनों इंडिविजुअली हमारी क्या होगी? बैंड होगी। एक साथ बैंड नहीं होगी। मतलब यहाँ पे इनका जो बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो उस तरह की बीम को हम क्या कहते हैं? सिंपली प्लेस्ड ओवर वन अनदर। हमारी मेनली जो स्टडी करनी होती है वो हमारे कौन सी होती है? रिजिडली कनेक्टेड बीम। रिजिडली कनेक्टेड बीम में हम जो क्लासीफाई करते हैं वो सबसे पहला होता है हमारा सिमेट्रिकली कनेक्टेड कंपोजिट सेक्शन। फर्स्ट होता है सिमेट्रिकली प्लेस्ड कंपोजिट सेक्शन। और दूसरा ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? अनसिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे ये बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो एक चीज़ देखी थी, न्यूट्रल एक्सेस। राइट, जैसे हमारा क्या है? ये एक बीम है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमने कैसा माना है? रेक्टेंगुलर माना है। इसकी डेप्थ कितनी है? डी है। और इसकी विड्थ हमारी क्या है? बी है। इसका न्यूट्रल एक्सेस इसके सेंट्रोइड से पास करेगा और इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा? सिमेट्रिक सेक्शन है इसका मतलब इसके मध्य से, इसके बीच में से हमारा न्यूट्रल एक्सेस पास करेगा। ओके, तो इस न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो और उसके नीचे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उनकी जो ज्योमेट्री है और एरिया है वो क्या है? सिमेट्रिक है। तो इस तरह के क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकली प्लेस्ड। ओके, और कंपोजिट सेक्शन हमारा कैसा होता है? कंपोजिट सेक्शन में हम क्या करते हैं? दो अलग अलग मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो अलग अलग मटेरियल को यूज़ करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे? जैसे ये पूरा कोई सेक्शन है हमारा वुड का। ओके, ये क्या है? वुड है। इसके ऊपर हमने क्या किया? यहाँ पे इस तरह से स्टील पुट किया है। ओके, और एक स्टील की प्लेट हमने यहाँ पे इससे कनेक्ट की है। तो टोटल सेक्शन तो हमारा कैसा है? कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये जो स्टील है वो इसके साथ कैसा है? रिजिडली कनेक्टेड है। तो ये पोर्शन हमारा क्या है? स्टील का है। यहाँ पे ये क्या है? स्टील है। और यहाँ पे ये क्या है? वुड है। ओके, तो इसका जो सेंट्रोइडल एक्सेस कहाँ पे लाई करेगा? इन दोनों के सेंटर पे, मतलब यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर वुड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्टील का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी इस एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे
इक्वली ज्योमेट्री का है, मतलब ये सेक्शन हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। दूसरा सिमेट्रिक सेक्शन कैसा होता है, जिसमें हमारी सिमेट्री होती है वर्टिकल। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये इस तरह से होगा, ओके। ये हमारा क्या है, मैंने इसे स्टील मान लिया, ये हो गया वुड और ये हो गया वुड, और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस हमारा कुछ इधर इस तरह से लाया कर रहा है, राइट। तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन भी हमारा सिमेट्रिक होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वली एरिया डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर इसमें क्या कह सकते हैं, हमारी वर्टिकल सिमेट्री है, ओके। तो ये हमारे दो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन हो गए। इसका हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। पहले हम देखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इनमें, और फिर हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम बीम का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं एक एक हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा है, इससे एक और एग्जांपल जैसे हमारा रह गया था, ये क्या है हमारा सिमेट्रिकली प्लेस्ड, राइट। तो अनसिमेट्रिक कैसा होता है, अनसिमेट्रिक का सिंपली मतलब है कि न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट उसकी सिमेट्री नहीं बनेगी। जैसे एक हमारा क्या है, यहाँ पे इसकी d/2 डेप्थ है, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, b है, और ये किसका है, स्टील का है। उसके नीचे हमारा जो मटेरियल है दूसरी d/2 डेप्थ तक, और यहाँ पे इसकी भी विड्थ कितनी है, b है, और ये हमारा ब्रास का है। तो इस एक्सिस के अबाउट, या फिर इसके जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इसके अबाउट इसमें सिमेट्री नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है पर मटेरियल सेम नहीं है, इसलिए ये कैसा कहलाएगा हमारा अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, ओके, कंपोजिट बीम का, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिमेट्रिक बीम। सिमेट्रिक बीम, सिमेट्रिक बीम में फर्स्ट हमारा जो केस है, जैसे ये हमारी बीम है और इसके अंदर ये क्या है, हमारा वुड पोर्शन है, ओके। इस तरह की हमारी कोई बीम दे रखी है, और इस बीम का न्यूट्रल एक्सेस कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। तो न्यूट्रल एक्सेस हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ओके। ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सेस हो गया, राइट। यहाँ पे हमारा इस बीम का माना कि न्यूट्रल एक्सेस लाई कर रहा है। इसकी जो टोटल इस वुड सेक्शन, ये हमारा मटेरियल है, इसको हमने क्या माना, ये क्या है हमारा वुड है, ओके। और ये जो प्लेट है ये क्या है, स्टील है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है हमारी, इसकी विड्थ मेरी बी है, और इस वुड सेक्शन की जो डेप्थ है इसको मैंने क्या माना, डी माना है, और इस स्टील प्लेट की जो थिकनेस है वो मैंने टी अज्यूम की, ओके। और यहाँ पे इसकी थिकनेस मैंने क्या मानी, टी मानी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी बीम किस तरह से बेंड करेगी। जैसे ये बीम हमारी कुछ ये यहाँ पे होगी इस तरह की, ओके। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, ये स्टील का प्लेट है, और यहाँ पे भी नीचे स्टील की प्लेट है, और बीच में क्या है, वुड है। इसके ऊपर लोड लगने के कारण ये बीम क्या होगी, बैंड होगी, राइट। इस तरह से ये बीम इस तरह से बैंड होगी। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इसके बीच में यहाँ पे ये जो जॉइंट है वो कैसा है, रिजिड जॉइंट है। रिजिड जॉइंट है तो मतलब इस बीम स्टील और वुड के बीच में जो फ्रिक्शनल मोबिलिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। जब एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं तो इस स्टील बीम का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा होगा, राइट, स्टील बीम का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही हमारा क्या होगा, वुड बीम का भी होगा, ओके। वुड का जो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब जितनी रेडियस होगी उसका जो कर्वेचर होगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब कर्वेचर सेम रहेगा तो उसका अर्थ क्या बनेगा हमारा, इसमें जो इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन होंगे इस जॉइंट पे
वो भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे और बराबर रहेंगे। एक ज़्यादा और एक कम इस तरह से डिफॉर्म नहीं रहेगी। जब इलोंगेशन हमारे समान रहेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन हमारी कैसी रहेगी, स्ट्रेन हमारी कैसी रहेगी, सिमिलर रहेगी। ओके, सिमिलर। जब स्ट्रेन सिमिलर रहेगी और एक हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे बीम कैसी रहती है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा रहेगा, प्लेन रहेगा। प्लेन क्रॉस सेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो हमारी कैसी रहेगी, लीनियर स्ट्रेन डेवलप होगी। ओके, तो मतलब यहाँ पे हम अगर स्ट्रेन डायग्राम बनाए तो स्ट्रेन डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, जैसे ये हमने कोई एक्सिस ड्रॉ कर दी और यहाँ पे हमारा स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। लीनियर इन सेंस इस तरह से। ओके, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेन डायग्राम हो गया, राइट। यहाँ पे हमारे वुड में स्ट्रेन आ जाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे रहेगा, इस एक्सट्रीम फाइबर पे रहेगा। इस स्ट्रेन को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने माना स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेन होंगे वो क्या होंगे, इस मटेरियल ने वुड माना तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होंगे वो क्या होंगे हमारे, स्ट्रेन इन वुड। ओके, ई एप्सन ऑन वुड, ये हमारा स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन तो हमारे बराबर होंगे पर जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू एप्सन। ई हम यहाँ हमारा क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो ई हमारा यहाँ पे क्या है, कैपिटल ई इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का और वुड का, दो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रहता है, राइट। जब माना कि अलग अलग रहता है, स्टील का जो होता है वो जनरली क्या होता है, ज़्यादा ही रहेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन ई डब्ल्यू। ओके, तो जब स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगा तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा हमारा, ओके। तो यहाँ पे स्टील में मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, तो यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा कितना प्रोड्यूस होगा, सिग्मा स्टील में मैक्सिमम कितना आएगा, सिग्मा मैक्सिमम स्टील, इसको इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई स्टील इनटू, इसका इसके अंदर स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, एप्सन ऑन स्टील। ओके, और यहाँ पे भी मेरी कितनी स्ट्रेन रहेगी, यहाँ पे भी मेरी कितनी स्ट्रेन रहेगी, ई एस इंटू एप्सन ऑन, यहाँ पे जितना स्ट्रेन रहेगा एप्सन ऑन स्टील। ओके, तो यहाँ पे जो अगर पूरा का पूरा स्टील होता तो हमारा वेरिएशन किस तरह से आता, ट्रायंगुलर वेरिएशन आता, मतलब लीनियर वेरिएशन आता, राइट। तो लीनियर वेरिएशन कैसा रहेगा हमारा, कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, लीनियर वेरिएशन। और यहाँ पे हमारा सिग्मा स्टील मैक्स आ जाएगा। ये कब, जब यहाँ पे वुड नहीं होता और हमारा क्या रहता है, स्टील होता, पर यहाँ पे मटेरियल हमारा क्या है, वुड है। तो वुड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रेस कितना रहेगा, यहाँ पे हमारा स्ट्रेस कितना रहेगा, सिग्मा वुड इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन वुड इनटू व्हाट, ई डब्ल्यू। अब जो ई डब्ल्यू की जो वैल्यू है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, ई एस। इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो कितना है हमारा, ई स्ट्रेस, मतलब
ई एस इंटू स्ट्रेन कितनी है यहाँ पे ई डब्ल्यू की, ई एप्सिलॉन वुड की, और यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो एक्चुअली कितनी है हमारी, ई डब्ल्यू इंटू एप्सिलॉन डब्ल्यू, ओके, और वुड। तो मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेस जनरेट ना होके कितना होगा, यहाँ पे ये हमारा इतना होगा। तो यहाँ पे ये जो कर्व बनेगा ये ना बनते हुए क्या बनेगा हमारा, अब ऐसे, फिर वापस यहाँ पे इस तरह से, ओके। तो फाइनल कर्व हमारा कैसा बनेगा, इस तरह से। यहाँ पे कितनी स्ट्रेन, वुड फाइबर में हमारी स्ट्रेन कितनी रहेगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इनटू एप्सिलॉन वुड, ओके। तो इस तरह से हमारा क्या बना, स्ट्रेस डायग्राम बना। अगर स्ट्रेस डायग्राम बन गया तो उसके बाद हम इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ही लेंगे, ओके। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट resisted by wood plus moment resisted by steel, ओके। तो मोमेंट रेजिस्टेड बाय वुड कितना होगा, हमारे पास एक बेंडिंग फ्लेक्सुरल फॉर्मूला हमें पता है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू व्हाट, एफ बाय वाई। तो एम कितना आएगा हमारे पास, एफ इंटू आई अपॉन, सॉरी आई अपॉन वाई। आई अपॉन वाई को हम क्या कहते हैं, सेक्शन मॉडुलस, मतलब एफ इंटू जेड। रेक्टेंगल सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस हमारा क्या होता है, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पे एम आर वुड कितना रहेगा मेरा, एम आर वुड मेरा कितना रहेगा, सिग्मा या फिर सिग्मा ड वुड इंटू जेड वुड प्लस एम आर रजिस्टर्ड बाय मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय स्टील कितना रहेगा, सिग्मा स्टील इंटू जेड स्टील, ओके। तो अब इन एक एक चीज की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा वुड हमारा क्या रहेगा, जो भी मतलब मैक्सिमम स्ट्रेसेस सिग्मा वुड यहाँ पे जनरेट होता है, ओके। तो ये हमारा सिग्मा वुड हो गया। सिग्मा मैक्स स्टील भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, परमिसिबल वैल्यू रह जाएगी। तो सबसे पहले जेड वुड निकालते हैं। इस बीम में जेड क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है, यहाँ पे उसकी डेप्थ कितनी है, डी है, और यहाँ पे ये कितना है, बी है, और ये पूरा क्या है हमारा, वुड है। तो जेड वुड कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, बी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 6, ओके। और जेड स्टील कितना आ जाएगा, जेड स्टील हमारा कितना है, एक प्लेट ऊपर है और दूसरी प्लेट क्या है यहाँ पे नीचे है। तो या तो आप इंडिविजुअल इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है मेरे को, टी, और यहाँ पे विड्थ कितनी दे रखी है हमें, बी। यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, बी है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है मेरी, डी बाय 2। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली इसके अबाउट निकालेंगे तो क्या रहेगा मेरा, बी इंटू वॉट, बी इंटू टी का क्यूब अपॉन 12 प्लस इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा मेरा, ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, डी प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 इसके सेंट्रोइड से। तो एरिया कितना है, बी इंटू टी इंटू वट, बी प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 का वॉट होल स्क्वायर। ये इस इंडिविजुअल का आया, ऐसे इस इंडिविजुअल का कितना रहेगा, तो सिमेट्रिक है तो इसको इंटू 2 कर देंगे। ये मेरे पास क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। तो मेरे को निकालना क्या है, z निकालना। तो z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू वॉट, आई बाय वाई। आई बाय वाई करेंगे तो y कितना हो जाएगा, इससे इसके एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस, एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस कितनी है मेरी, d बाय 2 प्लस वॉट, d बाय 2 तो ये हो गया प्लस वॉट t, ये इसके एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस है, उससे मेरे पास z आ जाएगा। एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या मानेंगे, पूरा का पूरा सेक्शन पूरा स्टील का मानेंगे, माइनस इतना हम स्टील के सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस होता है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब हमने एक स्टील का सेक्शन लिया जिसकी ये हाइट कितनी है मेरी,
डी प्लस 2t। ओके, और इसकी विड्थ कितनी है मेरी, बी। उसमें से मैंने इतने स्टील के सेक्शन का मॉड्यूलस माइनस कर दिया, माइनस इसकी डेप्थ कितनी है, डी है, और इसकी विड्थ कितनी है, बी है। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, ये वाला सेक्शन मिल जाएगा, जिसके न्यूट्रल एक्सिस से मेरे को सेक्शन मॉडुलस निकालना है। इसका मेरे को सिंपली पता है कितना होता है, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, बी इंटू डी ना, यहाँ पे डी प्लस 2t का स्क्वायर अपॉन 6। इसका कितना होता है, b इंटू डी स्क्वायर अपॉन 6। इस तरह से ये इसका इंडिविजुअल का सेक्शन मॉडुलस आ गया, और यहाँ पे ये इसका सेक्शन मॉडुलस आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, स्टील का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय स्टील। ओके, तो यहाँ पे जब ये सेक्शन लेंगे तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 इंटू Z1 माइनस सिग्मा 2 इंटू Z2। सिग्मा 1 क्या रहेगा, जब ये बीम लेंगे, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो इसका सिग्मा मतलब यहाँ पे जो इसके स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं मैक्सिमम। सिग्मा 2 हमारा क्या रहेगा, जब यहाँ पे हमारे स्ट्रेसेस आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारा स्ट्रेस डायग्राम किस तरह से बना था, इस तरह से हमारा स्ट्रेस डायग्राम बना था। यहाँ पे सिग्मा एस मैक्स था, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू थी सिग्मा, स्टील में सिग्मा एस। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा एस की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एस मैक्स। सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे हम, सिमिलर ट्राइंगल क्या आएगा, ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, d प्लस 2t डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। ओके, और ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, d बाय 2। तो सिग्मा एस मैक्स, सिग्मा एस डिवाइडेड बाय d बाय 2, और सिग्मा एस मैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, d प्लस 2t डिवाइडेड, यहाँ से मेरे पास सिग्मा एस की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा एस व्हाट, d डिवाइडेड बाय d प्लस 2t इंटू सिग्मा एस मैक्स। ओके, यहाँ पे ये सिग्मा एस आ गया। अब सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय स्टील इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, सिग्मा एस मैक्स इंटू उसका मोमेंट कितना है मेरा, b इंटू डी प्लस 2t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस सिग्मा एस की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर ही लेंगे, इंटू व्हाट, b इंटू डी का स्क्वायर अपॉन 6। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय स्टील। टोटल कंपाउंड का कितना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय कंपाउंड सेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, वुड, और MOR वुड प्लस MOR सी। ओके, इसको एक साथ लिखे तो क्या लिखेंगे हम, सिग्मा W इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस, ये तो हो गया वुड का। अब स्टील क्या क्या रहेगा, सिग्मा एस मैक्स इंटू बी प्लस 2t, सॉरी d प्लस 2t का स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 6 माइनस व्हाट, सिग्मा एस इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 6, और ये स्टील का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। हमारा एग्जांपल कैसा रहेगा, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा होगा, यहाँ पे हमारा वुड मटेरियल कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे इसकी डेप्थ मेरे को कितनी दे रखी है, 200 mm दे रखी है, और इसकी जो विड्थ है वो हमें दे रखी है 150 mm। यहाँ पे एक स्टील प्लेट लगाई है, और इस स्टील प्लेट की थिकनेस कितनी है, 20 mm, और इसकी विड्थ यहाँ पे कितनी है, 150 mm। और यहाँ पे भी स्टील प्लेट है, इसकी थिकनेस कितनी है,
20 mm और उसकी विड्थ कितनी है 150 mm। तो इसका मेरे को मोमेंट ऑफ एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? सिंपली फर्स्ट अजम्पशन हमारा क्या है? बीम composite member are rigidly connected. First is composite member are rigidly connected. Okay, rigidly connected है तो हमारा इसमें स्ट्रेन क्या रहेगा? स्ट्रेन आर व्हाट? लीनियर। लीनियर मतलब इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? लीनियर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे जो इस फाइबर में जो स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन इन स्टील, और यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? हमारा इस वुड मटेरियल में जो स्ट्रेन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा उसको हम एप्सिलॉन ऑन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा उसको मैं क्या बोलूँगा? एप्सिलॉन ऑन वुड। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी सिग्मा स्टील मैक्स। वो किसके बराबर होगी? स्टील की जो परमिसिबल वैल्यू होगी, सिग्मा परमिसिबल, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? ई एस इंटू एप्सिलॉन एस। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी? सिग्मा एस इंटू व्हाट? यहाँ पे स्ट्रेन कितना है मेरा? ई डब्ल्यू का, इंटू ई डब्ल्यू। फिर यहाँ पे इसके बाद हमारा सडनली क्या आ रहा है? वुड मटेरियल आ रहा है। तो वुड मटेरियल आने से हमारे पास जो स्ट्रेस की वैल्यू है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सडनली डिक्रीज कर जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पे हमारी वैल्यू रहेगी सिग्मा डब्ल्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे सिग्मा एस है तो यहाँ पे क्या रहेगा? सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा एस की वैल्यू मेरे पास क्या है? ई एस इंटू ई डब्ल्यू, और यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी? ई डब्ल्यू इंटू एप्सिलॉन डब्ल्यू। फिर यहाँ पे फिर अब वुड में सिमेट्रिकली स्ट्रेस वेरी करता जाएगा, और यहाँ पे वापस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? ई डब्ल्यू इंटू एप्सिलॉन डब्ल्यू। और इसी फाइबर में जस्ट उसके बियॉन्ड हमारा क्या है? स्टील मटेरियल है। तो स्टील मटेरियल में हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा? अब सिग्मा एस इज इक्वल टू व्हाट? ई एस इंटू ई डब्ल्यू। फिर वापस ये लीनियरली वेरी करेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे सिग्मा एस मैक्स, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ई एस इंटू स्ट्रेन ई एस, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। तो एप्सिलॉन ये किसके बराबर रहेगा? हमारा सिग्मा स्टील इन परमिसिबल। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वैल्यू हमें निकालने की, राइट। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला इसका ओवरऑल का पता ही है, इसकी डेप्थ सब वैल्यू हमें पता है। सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे वुड की पता रहेगी। ओके, तो वुड की जो परमिसिबल वैल्यू होगी वो हमें पता होगी। ठीक है, तो सिग्मा वुड डब्ल्यू कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे क्या है कि एक सिग्मा वुड परमिसिबल और एक सिग्मा, मतलब यहाँ पे मटेरियल क्या है हमारा? एक वुड है और एक क्या है? स्टील है। तो मतलब पहले जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हमारा बनता है उसमें क्या होता है? इस तरह से ये स्टील का है, और यहाँ पे क्या है? ये वुड का है। तो वुड में जो हमारे स्ट्रेसेस आएंगे वो अगर पहले परमिसिबल वैल्यू को अचीव कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कंपोजिट बीम वुड में फेल हुई तो पूरी बीम फेल मानी जाएगी, राइट। और अगर स्टील पहले फेल होता है तो हमारा परमिसिबल वैल्यू कौन सी रहेगी? हमारी स्टील रहेगी। कोई भी एक वैल्यू पता चली तो हम सिमिलर ट्रायंगल से बाकी सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमने केस देखते हैं, टू डिटरमाइन moment of resistance. Okay, first assume still achieve its permissible value still permissible value को पहले अचीव कर रहा है।
ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है हमारा। यहाँ पे ये हमारा सिग्मा एस मैक्सिमम जो है वो क्या कर रहा है, परमिसिबल वैल्यू को, सिग्मा परमिसिबल क्या होता है, फैक्टर ऑफ, सॉरी, एफ आई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सिग्मा परमिसिबल मेरे को पता चल गया। तो स्टील के इस फाइबर में सिग्मा एस मेरा कितना रहेगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये डेप्थ मेरी कितनी दे रखी है, ये डेप्थ मेरी कितनी है, डी है, और ये थिकनेस कितनी है मेरी, टी है। ओके, तो यहाँ पे ये डेप्थ मेरी कितनी हो जाएगी, d/2 प्लस टी। ओके, और यहाँ पे ये डेप्थ कितनी हो जाएगी मेरी, d/2। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d+2t डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे तो सिग्मा एस डिवाइडेड बाय d/2, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, सिग्मा परमिसिबल डिवाइडेड बाय व्हाट, d+2t डिवाइडेड बाय 2। तो सिग्मा परमिसिबल मेरे को पता है, तो इससे मेरे पास सिग्मा एस आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा एस की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी, सिग्मा परमिसिबल इंटू डी डिवाइडेड बाय d+2t। ओके, इससे मेरे पास सिग्मा एस आ गया। अब सिग्मा एस के बाद सिग्मा वुड कितना रहेगा, सिग्मा वुड अभी सिग्मा परमिसिबल वुड को अचीव नहीं किया है, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्लेक्सुरल फॉर्मूले को यूज करके। फ्लेक्सुरल फॉर्मूला हमारा क्या है, m/i इज इक्वल टू व्हाट, f/y इज इक्वल टू व्हाट, e/r। हमें पता है कि ये कनेक्शन कैसा है, हमारा रिजिड कनेक्शन है। रिजिड कनेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में क्या है, समान है। ओके, तो एक ही रेडियस पे, मतलब यहाँ पे कर्वेचर दोनों का क्या रहेगा, समान रहेगा, राइट। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे उसमें स्ट्रेसेस कितने रहेंगे, एक में हमारा सिग्मा स्टील रहेगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू व्हाट, ई एस इंटू उसकी वाई डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ये डिस्टेंस है d/2 की, d/2 डिवाइडेड बाय आर, ये हमारे पास। और सिग्मा W कितना रहेगा, सिग्मा W इज इक्वल टू व्हाट, ई डब्ल्यू इंटू d/2 डिवाइडेड बाय आर। है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा स्टील डिवाइडेड बाय सिग्मा W ई एस इंटू d/2 अपॉन आर, और ई डब्ल्यू इंटू d/2 अपॉन आर। ये फैक्टर और ये फैक्टर होंगे कैंसल आउट देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ई एस अपॉन ई डब्ल्यू। यहाँ पे मैंने सिग्मा एस की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर ली है, और ये ई एस अपॉन ई डब्ल्यू के फैक्टर को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलर रेशो। ओके, तो सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एस इंटू ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ई एस। इस तरह से मैं सिग्मा डब्ल्यू फाइंड आउट करूंगा। ये रिलेशन भी आपको याद रखना होगा। ओके, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब तो सारी चीज़ें पता चल गई, अब हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वुड प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इक्वल टू, यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वुड रहेगा सिग्मा डब्ल्यू इंटू BD² अपॉन 6 प्लस यहाँ पे स्टील का क्या रहेगा, सिग्मा परमिसिबल इंटू वॉट, B+2T। ओके, B+2T का स्क्वायर, सॉरी डी आएगा यहाँ पे, बी इंटू डी अपॉन 6। ये इसका सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे सिग्मा एस इंटू वट, BD² अपॉन 6। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू और सिग्मा वुड की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। ये तो फर्स्ट केस से जब मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, व्हेन स्टील इज इट्स परमिसिबल
वैल्यू। ओके, ये फर्स्ट केस हुआ। दूसरा केस हुआ हमारा जब क्या है, वुड अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव करे पहले। ओके, व्हेन वुड इज अचीविंग इट्स परमिसिबल वैल्यू, वुड परमिसिबल वैल्यू को अचीव करे। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ये हमारा क्या है, क्रॉस है, यहाँ पे स्टील है और यहाँ पे स्टील है। इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, इनिशियली यहाँ पे सिग्मा एस मैक्सिमम, फिर लिमिटेशन आएंगे यहाँ पे सिग्मा एस और यहाँ पे सिग्मा वुड। ओके, इस तरह से हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। अब क्या है कि जब इस बीम को बेंड कर रहे थे, ये जो फाइबर है वुड का, वो सबसे पहले यील्ड कर रहा है। मतलब वुड यहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है, एफ वाई वुड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पहले अचीव करा। स्टील की परमिसिबल वैल्यू जब ये स्टील अचीव करेगा उससे पहले, जब वुड पहले फेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वुड की हमारी परमिसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल वुड जाएगी। ओके, तो सिग्मा वुड परमिसिबल के बराबर आ जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे सिग्मा एस निकालना, सिग्मा एस हम किससे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले फॉर्मूले से। तो हमें पता है कि सिग्मा एस अपॉन सिग्मा डब्ल्यू वुड का क्या, परमिसिबल, परमिसिबल वुड इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ई एस अपॉन ई डब्ल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा एस कितना आ जाएगा, सिग्मा एस आ जाएगा ई एस इंटू सिग्मा परमिसिबल ऑफ वुड डिवाइडेड बाय ई डब्ल्यू। मेरे पास ई एस आ गया, ई डब्ल्यू मेरे को क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। परमिसिबल वैल्यू ऑफ वुड मेरे को दे रखी होगी 79 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और एनीथिंग, राइट। अब मेरे पास स्ट्रेसेस इन इस सेक्शन पे स्टील में कितने स्ट्रेसेस होंगे वो पता चल गए। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन स्टील कितने होंगे, यहाँ पे मैं वापस क्या सिमिलर ट्रायंगल लगा दूंगा। ओके, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये मेरा डी डिस्टेंस पे, और यहाँ पे ये डिस्टेंस पे है डी प्लस टू टी डिवाइडेड बाय टू डिस्टेंस पे। तो अब यहाँ पे सिग्मा एस परमिसिबल नहीं रह के मैक्सिमम स्ट्रेसेस रहेंगे। सिग्मा एस मैक्स इज इक्वल टू कितना जगह, डी प्लस टू टी डिवाइडेड बाय डी इनटू व्हाट, सिग्मा एस। सिग्मा एस की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और सिग्मा एस की वैल्यू ई एस और ई डब्ल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, परमिसिबल वैल्यू भी हमें दे रखी होगी। अब सिग्मा एस मैक्स, तो उसके बाद अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ही सकते। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय वुड प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय वुड कितना रहेगा मेरा, सिग्मा वुड परमिसिबल इंटू बी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय स्टील, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, सिग्मा एस मैक्सिमम इंटू बी इंटू डी प्लस टू टी अपॉन 6 माइनस सिग्मा एस इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 6। ओके, हमारा mr2, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा कंपोजिट सेक्शन की मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। देयरफॉर मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम ऑफ MOR1 और MOR2। MOR2 कब, जब व्हेन वुड इज यील्डिंग फर्स्ट, और ये जब अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव करेगा, और MOR1 कब, इज यील्डिंग फर्स्ट। ओके, तो इस तरह से हम हमारी कंपोजिट बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं ये देखा। अगली क्लास में हम कुछ अलग अलग केसेस को देखेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट केस होगा जब हमारा कैसा सिमेट्रिक बीम नहीं है, अनसिमेट्रिक बीम है।
ओके, अनसिमेट्रिक बीम। अनसिमेट्रिक बीम में हम बेंडिंग मोमेंट, रेजिस्टेंस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एक एग्जांपल करेंगे और फिर हम आगे वाले टॉपिक पे शिफ्ट होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।